हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी आप लोग जुटे हुए होंगे। तो आइए आज आप लोगों के लिए ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं मेरे दोस्त कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपको सीधे सीधे हूबहू आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ पीवाईक्यू भी रहेंगे और कुछ नए प्रश्नों से आपका मुलाकात होगा। तो हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ दोस्त। आज मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, हमारा आज का पहला सेशन। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलते हैं हम आप अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है माय डियर। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से आपके इसमें से आपको कुछ नए प्रश्न भी देखने को नए अंदाज में मिलेंगे और आपको इसमें थोड़ा सा आपका गद्य भी रहेगा, पद भी रहेगा आपका, और इसमें से आपको शिक्षण शास्त्र के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी सीधा सीधा हूबहू आपके परीक्षा में छपते हैं। तो आपके चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की अनुशंसा नहीं करती है। आपको थोड़ा सा यहीं पे देख लेना है प्यारे कि क्या बोल रहा है कि नहीं करती है। आपको थोड़ा सा डियर देखना है कि इसमें नहीं देखना है, उसके बाद आप तो अपना क्वेश्चन ऐसे ही उड़ाते जाओगे। तो आपका पहला ऑप्शन बोल रहा है कि पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की जो बच्चे की जो आपकी हमारी NEP है वो बोल रही है कि जो पहली प्राथमिक स्तर से क्या बोल रही है डियर कि जो प्राथमिक स्तर से जो बच्चों को किसमें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई जाए। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है डियर कि माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन करवाया जाए। जो माध्यमिक स्तर है उस पर विदेशी भाषा का अध्ययन करवाया जाए। ऑप्शन नंबर C कह रहा है माध्यमिक स्तर पर एक शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करवाना जाना, जैसे तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, ये सब जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनका अध्ययन करवाया जाए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि बुनियादी वर्षों में जो आपके प्रारंभिक स्तर होता है, जो शुरुआती के वर्ष होते हैं के दौरान वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा या घर की स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को प्रयोग में लाना चाहिए। आपका इसमें नहीं पूछा है डियर, क्या पूछा है डियर, आपको नहीं का आंसर करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बुनियादी स्तर आपका नहीं है, जो आपका नहीं है गलत वाला सही हो जाए, क्योंकि जो पहली कक्षा है, जो प्राथमिक कक्षा प्राइमरी से लेकर प्राथमिक स्तर पर डियर प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए डियर, मातृभाषा में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। और यहाँ आपका अंग्रेजी भाषा बोल रहा है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा नहीं है तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। इसमें निगेटिव तो नहीं है, बट हम कह सकते हैं जो अंग्रेजी की जगह यहाँ पे मातृभाषा रहेगी। क्या रहेगी प्यारे, मातृभाषा रहेगी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मातृभाषा में अपनी विचारों को अभिव्यक्ति बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 क्या कह रहा है डियर, आपका ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या आशा है। ट्रांस लैंग्वेजिंग जो आपका ट्रांसलेट शब्द से बना है, जो एक भाषा को बोलते बोलते समय या किसी बीच में आप उसके भाषा को उसको ट्रांसलेट कर देते हो, दूसरी भाषा में चले जाते हो। क्या बोलते हो, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसफ़र कर जाते हो, आप ट्रांसलेट कर देते हो, उसी को ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। ट्रांस लैंग्वेजिंग जो बना है, पहले आप लोग समझ लोगे ट्रांस लैंग्वेजिंग है क्या। ट्रांस लैंग्वेजिंग आप इतना समझ लो कि ट्रांस लैंग्वेज ट्रांसलेट शब्द से बना है। जैसे ही आप ट्रांसलेट का मतलब होता है, जैसे हिंदी का ट्रांसलेट कर देते हो आप इंग्लिश में, तो उसी प्रकार से ये ट्रांसलेट लैंग्वेजिंग का क्या आशय है। अब ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है मेरे दोस्त कि एक कक्षा में अनेक भाषा का शिक्षण अधिगम। ये तो यदि एक कक्षा में अब अनेक भाषा का शिक्षण करोगे तो ये तो बहुभाषिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुभाषिकता हो जाएगी। लेकिन आपका ट्रांस लैंग्वेजिंग बोल रहा है तो ये बहुभाषिकता है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषाएं सिखाने के लिए उनकी भाषा और भाषाओं का प्रयोग। क्या जो
आप उनको कुछ सिखा रहे हो जो उनकी लैंग्वेज है, यदि मातृभाषा है, क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषा है, कुछ उनके भाषा में प्रयोग करो, तो वो ट्रांसलैंग्वेजिंग का तो ऐसा बात है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डियर कि शिक्षार्थियों को बहुभाषिक बनाने के लिए अनेक भाषाएं सिखाने के लिए तैयार करना। यहाँ पे ये तो बहुभाषिकता के बारे में पूछ रहा है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है डियर, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना है कि आपका क्वेश्चन क्या रहे। यदि आपकी क्वेश्चन समझने की, पकड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी, तो आपका सीडीपी जो है या किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी रहेगा, वो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो जाएगा। आप ट्रांस लैंग्वेजिंग कर रहा है, तो यहाँ पे बहुभाषिकता, तो बहुभाषिकता की कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका हमारा क्वेश्चन ट्रांस लैंग्वेजिंग के बारे में कर रहा है, तो यदि आप 3 ऑप्शन ऊपर से पढ़ते हुए काट गए, तो आपको चौथा कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हमने आपको पहले बताया कि द्विभाषी शिक्षण के माध्यम से बच्चों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण, एक भाषा से आपको दूसरी भाषा में ट्रांसफर कर जाना है, उसी को ट्रांस लैंग्वेजिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं डियर, उसी को ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। तो आपका हमारा आंसर नंबर डी फॉर डेनमार्क हो गया। क्या हो गया डियर, डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं हम आज की क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि भाषा क्या है डियर, कि भाषा के आधारभूत कौशल। आपको पता है कि आधारभूत कौशल क्या है। आपको जो भाषा के कौशल होते हैं, आपको कितने कौशल होते हैं, 4 कौशल होते हैं। सुनना, कौशल कितने होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कितने कौशल होते हैं, और लिखना, जिसे आप शॉर्टकट में बोल देते हैं सुबोपली। क्या बोलते हो डियर, सुबोपली बोल देते हो, सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल हैं। ये जो आधारभूत, जो एकदम नीचे का आधार होता है, आधारशिला होता है, वो क्या होता है, कौन सा होता है। जो भाषा होता है, क्या हमेशा अर्जित किए जाते हैं, वो हमेशा हर समय अर्जित किया जाता है जो भाषा होता है। और ऑप्शन नंबर बी, ये सर्वथा पृथक है, यानी ये हर समय अलग होता है। और ये ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ये अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर, ये क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। जो भाषा का आधारभूत कौशल होता है, क्या होता है, जो भाषा का आधारभूत कौशल वो अंतः संबंधित होता है। यदि आप बोलते रहते हो तो सुनते रहते हो, उसके साथ पढ़ना लिखना, ये सभी आपस में अंतः संबंधित होते हैं, आपस में घिरे हुए होते हैं और ये अंतः संबंधित होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आज क्वेश्चन नंबर, आज का 4th क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्या बोल रहा है कि भाषा शिक्षण को ... संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। किसके संदर्भ में देखने की आवश्यकता है भाषा शिक्षण को? क्या आर्थिक रूप में रख के आप देखने की आवश्यकता है, या जो सांस्कृतिक है उसके रूप में, या नैतिक के रूप में, या बहुभाषी के रूप में? आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है। तो आपको पता है जो भाषा शिक्षण होता है उसको बहुभाषिकता के संदर्भ में देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुभाषिकता से जो विद्यालय के अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे रहते हैं, कोई तेलुगु बोलना चाहता है, कोई बांग्ला बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, तो अलग अलग, कोई पंजाबी बोलता है, कोई अवधी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, तो आपको अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे रहेंगे, तो उसको बहुभाषी यदि कक्षा होगी, उस बहुभाषी प्रकार से शिक्षण होगा, तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीखने में मदद मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा, कि वो भाषा शिक्षण को बहुभाषी, किसी डियर, बहुभाषी संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। बच्चों को बहुभाषिकता के रूप में विकसित किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बहुभाषिकता के बारे में सिखाया जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाता है। चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, आपका एक पद्यांश। क्या आ गया प्यारे, आपका पद्यांश आ गया। क्या बोल रहा है आपका, थोड़ा सा आप पद्यांश पढ़ोगे, बीच बीच में आपको ट्विस्ट मिलता रहेगा, तो आप करते करते डायरेक्ट आप क्वेश्चन से, यदि आपको डायरेक्ट पेडागोजी के ही क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप थोड़ा सा ऊब जाओगे, बट इसमें आपको पद्यांश और आपको पेडागोजी दोनों मिलेगा। गद्यांश, पद्यांश और
दोनों मिलेगा। अब चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती हैं। जो चींटियाँ होती हैं वो दूसरे से जलन नहीं करते हैं। जो आज के मनुष्य हैं, जैसे हम कोई दूसरे से जलन करता है, यदि कोई आप थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हो तो लोग जलन करते हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर का एक चैप्टर भी है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, वही बोल रहा है कि जो चींटियाँ होती हैं वो ईर्ष्यालु नहीं होती हैं और क्या करती हैं, वो दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेह पहुंचाती हैं और वो दौड़ती रहती हैं, भागती रहती हैं और एक दूसरे को संदेश पहुंचाती रहती हैं। जीवन को परखती पहुंचती हैं और जीवन को परखती रहती हैं कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है। वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले, और जहाँ पे चींटियाँ पहुंच सकी हैं वहाँ से उनसे पहले कोई नहीं पहुंच सकता है। और संकेतों में करती हैं, क्या करती हैं, वे शब्द संधान रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती हैं। और वे कभी भी अपनी रास्ता नहीं भूलती है, क्योंकि वो एक स्मेल छोड़ती हुई जाती हैं। आप चींटी देखोगे तो ऐसे ऐसे चींटी जाती रहेगी तो एक के पीछे एक लगी रहेगी और क्या बोलती है, उसकी जो स्मृति में रखती हैं। और संजो कर दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं, और वो दोस्त और दुश्मन के चेहरे भी बिखरती हैं, मतलब पहचानती हैं। कभी कभार वे मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं। वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर एकजुट होकर जाती है। जो पूर्वज जो पहले चींटी रहती है, ये पहले चींटी रहती है, गंध छोड़ती चलती है, तो उसी के पीछे 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 सारी चींटियाँ लगी रहती हैं। तो ये आपका पद्यांश हो गया। अब इस पे आंसर आपका पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5वां है उसके आगे से कि चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं। क्या छूकर, बोलकर, संदेशों से या संकेतों से या साइन लैंग्वेज के द्वारा। जो चींटी होती हैं वो अपना बात कैसे करती हैं, वो तो स्पर्श करके बोलती नहीं है डियर, और ना वो आपके वो बोल रही हैं, वो क्या व्हाट्सएप से मैसेज करेंगी या इंस्टाग्राम पे आपको हाय हेलो करेंगे या टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, वो संदेश भी नहीं भेज सकती हैं। तो क्या करती हैं, वो संकेतों से बात करती हैं। किससे करती हैं डियर, वो संकेतों से बात करती हैं। आपके गद्यांश में है, क्या है, एक दूसरे से संदेश पहुंचाती हैं और आपस में परखती रहती हैं और क्या करती हैं, वो संकेतों में करती हैं। क्या करती हैं, और संकेतों में करती हैं। वो किस में करती हैं डियर, संकेतों में करती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है। जो ईर्ष्या करते हैं, क्या करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं वो किसे कहा जाता है, दूसरों से जलने वाले, ये आपका व्याकरण, या घृणा करने, जो आपसे घृणा करते हैं, या पाने की इच्छा करने वाला, कुछ भी चाहने वाला, जो कुछ भी चाह ले। आपका आंसर नंबर 6 क्या हो जाएगा। जो दूसरे से जलते हैं उसे क्या बोलते हैं, ईर्ष्यालु कहते हैं। आदमी से देखकर जलता है तो उसी को ईर्ष्यालु कहते हैं। ईर्ष्या, जो दूसरे को देखकर जलते हैं, क्या करते हैं, जलते हैं, जलन की भावना रखते हैं कि ये हमसे आगे न बढ़ जाए, उसी को ईर्ष्यालु कहते हैं। ठीक है प्यारे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, 7th बोल रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर है। चींटियों के स्वभाव में नहीं है, क्या नहीं है, ईर्ष्या करना, संदेह पहुंचाना, दौड़ भाग करना और जीवन को परखना। यदि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको ले चलते हैं एक बार आपके किस पे, गद्यांश या पद्यांश पे। क्या बोल रहे हैं कि चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती है। क्या नहीं होती है प्यारे, चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती है। आपकी पहले ही लाइन में पहला ही आपका वर्ड लिखा है कि चींटियां क्या ईर्ष्यालु नहीं होती है, दूसरे से जलती नहीं हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या करती हैं, वो ईर्ष्या नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं डियर, ईर्ष्या स्वभाव में नहीं है। क्या नहीं है, ईर्ष्या करना, उनके स्वभाव में ईर्ष्या करना यानी दूसरों से जलन करना उनके स्वभाव में नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं। जो चींटियां होती हैं वो इधर उधर तितर बितर रहती हैं, कहीं कोई इधर रहता है, कोई इधर रहता है, कोई इधर रहता है, तो फिर वो एकजुट कैसे हो जाती हैं। क्या पूर्वजों की गंधों से, या रास्ता टटोलने से, क्या वो रास्ता ढूंढती हैं, या मित्रों के सहयोग से, या जो उनके मित्र होते हैं, दोस्त यार होते हैं, उनके सहयोग से, या शत्रुओं की चुनौती से। तो आपको पहले ही स्लाइड में पता है, आपका गद्यांश, वो जो उसके पूर्वज होते हैं एक प्रकार की स्मेल छोड़ते हैं, एक प्रकार की गंध छोड़ते हैं, उससे क्या करती हैं, चींटियां फिर से एकत्रित हो जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा। ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां क्या करती हैं? पहचानती नहीं हैं, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं या याद रखती हैं। आप अभी अपने गद्यांश में पढ़े, आप क्या पढ़े, आप थोड़ा सा गद्यांश में चलते हैं लेकर। आपका गद्यांश क्या बोल रहा है कि देखो, चींटियों से पहले संकेतों करती हैं और समझो दुश्मन के चेहरे बिखेरती हैं, कभी कभी कभार, हर बार सिरे से टोलती हैं पूर्वतों, और संजो कर रखती हैं। क्या कर संजो कर दोस्त और दुश्मन के चेहरे क्या करते हैं? संजो कर रखते हैं, यानी याद करके रखती हैं। क्या करके रखती हैं? याद करके। संजो कर मतलब याद करके रखती हैं। हाँ, तो वो क्या करते हैं डियर, वो पहचानती नहीं है, बिखेर भी नहीं, भूल भी नहीं, वो याद रखती है कि हमारे साथ कौन कैसा व्यवहार किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का है कि पद्यांश में मगर का अंत क्या है, जो अर्थ क्या है। जो मगर होता है, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु, क्या केवल है? नहीं। मगरमच्छ है? घड़ियाल है? नहीं। तो मगरमच्छ का है अगर मगर लेकिन किंतु परंतु जहाँ आ जाए वहाँ समझ लो थोड़ा सा आपको प्रश्नवाचक, मतलब आपको थोड़ा सा काम में गड़बड़ दिखेगा। ठीक है, अब आ गया, फिर आपका आ गया पेडागॉजी। क्या आ गया? कि मौन पठन में मुख्यतः जो मौन पठन किया जाता है, जो आप गहनता से पढ़ते हो, उसमें क्या होता है? शब्द भंडार विकसित किया जाता है। क्या उसमें शब्द भंडार विकसित किया जाता है? मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। यदि आप मौन पठन करते हो, मन में बुदबुदाते करते, और गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, या तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। जो आपका मौन पठन होता है तो उसमें जो उसके अर्थ होते हैं आत्मसात, मतलब उसको समझा जाता है, ग्रहण किया जाता है, और उसको एक एक शब्द को, अर्थ को, उसको ग्रहण करने का प्रयास किया जाता है। तो आपका भंडार तो विकसित किया नहीं जाता है आपका, इसमें भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। कि जो उसके जो अर्थ होते हैं, प्रत्येक जो होता है शब्द का, उसका वो अर्थ हो, उसको आत्मसात यानी उसको ग्रहण करने का, उसको समझने का प्रयास किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? एकांकी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप एकांकी पढ़ते हो, कोई एकांकी होता है, कोई गद्य का एक विधा होता है एकांकी जिसमें 1 अंक होता है। अब उसके लिए आपको क्या बोल रहा है कि बच्चों को अलग अलग पात्रों को संवाद पढ़वाए जाए और फिर से एकांकी का मंचन हो। बोले जो बच्चे होते हैं, सबसे मतलब एकांकी पढ़ने का सबसे बेहतरीन प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? आपसे ये क्वेश्चन में पूछा रहा है कि बच्चों को अलग अलग पात्रों के संवाद जो है, उनके संवाद होते हैं, जो वाद विवाद होते हैं, उसको बोलो पढ़वाएं और बोल दो फिर एकांकी का मंचन हो। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे। क्या बोल दो कि तुम घर से पढ़ के आओ और आप सिर्फ शिक्षक क्या करें? सवाल पूछते रहें, आपको हमें देखने से निगेटिव आंसर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है शिक्षक स्वयं को पढ़ते हुए सवाल पूछे। बोला शिक्षक स्वयं पढ़ ले और क्या बोले? सवाल पूछ ले। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शिक्षक स्वयं पढ़े। क्या करे? स्वयं पढ़े और बच्चे सुने। बोल रहा शिक्षक पढ़ता रहे, उसमें तो बच्चा क्या हो जाएगा? पैसिव एक्टिव नहीं रहेगा, बच्चा निष्क्रिय रहेगा। बच्चा क्या हो जाएगा? उसमें बच्चा जो है डियर, बच्चा निष्क्रिय रहेगा, क्योंकि बच्चा निष्क्रिय है और बच्चे को आप क्लास में निष्क्रिय नहीं रख सकते हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका सवाल पूछ नहीं सकते हो, इसमें ये भी नहीं हो सकते हो। तो आपका ऑप्शन बचा ही एक, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि बच्चों से अलग अलग पात्रों से संवाद पढ़वाएं और उनको फिर एकांकी का मंचन हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको पता है, फिर से एक बार बता देते हैं, कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहले सुनना, फिर बोलना। आपको इतनी बार लिख देंगे कि आपको ताकि याद हो जाए। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
जिसे आप शॉर्टकट में सुबोपली बोलते हो। तो पढ़ने मतलब कौशल कितने होते हैं, कौशल 4 होते हैं। तो अब बोला है पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों एवं वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, जो शब्द हैं और वाक्य हैं उनको शुद्ध रूप से आप उच्चारित करो, सिर्फ उच्चारण करो, आपको इसमें कोई त्रुटि न हो जो कि आपको पता है। और केवल आ गया तो ऐसे ही आपका केवल निगेटिव क्या है निगेटिव है, निगेटिव वर्ड है तो आपका पहला ऐसे ही गलत हो गया। अब तेज गति से पढ़ना, क्या आप जो पढ़ने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौशल होता है कि आप जल्दी जल्दी तेज पढ़ना सीखो, ये भी गलत हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर बोला संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, आप पढ़ते जाओ और पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करते जाओ कि इसका मतलब क्या होगा, और संदर्भ के अनुसार ऐसा नहीं आप जो आपको पढ़ना दिया जा रहा है उसी के संदर्भ के अनुसार आपका उसका अर्थ ग्रहण करना है। ये नहीं लिखा कुछ है तो आप उसका अर्थ कुछ और ग्रहण करो, उसी के संदर्भ के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग आपको अर्थ ग्रहण करना है। तो आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा कि संदर्भ अनुसार पढ़ करके उसको अर्थों को ग्रहण करो, इसलिए कि नहीं आप सिर्फ पढ़ते चले जाओ, उसका अर्थ का कोई मतलब ही न निकले। ठीक है, आपका आंसर नंबर 4 हो जाता है। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। आज का 14 क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं। जो एकांकी होते हैं, एकांकी का जो पाठ होता है वो किसमें सहायता करता है, क्या वाक्य संरचना की जानकारी में, अभिनय में, और क्या बोल रहा है अभिनय में, अभिनय की कुशलता मतलब जो अभिनय रोल प्ले किया जाता है, मंच पे किया जाता है, और लेखन कौशल की विकास। तो और आपका नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। एकांकी का अर्थ होता है कि संदर्भ के अनुसार जो कहाँ पे उतार है, कहाँ पे चढ़ाव है, कहाँ पे आपको बला घात, कहाँ पे स्वरा घात के अनुसार बोलना है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा। आप सिर्फ उसमें वाक्यों की जो संरचना है कि वाक्य किस प्रकार से बना है क्या उसकी जानकारी करोगे, नहीं। और बी अभिनय की कुशलता, आपको एकांकी में आपको रोल प्ले का अवसर नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ लेखन कौशल का विकास नहीं हो रहा है। तो उसके संदर्भ, यदि आप संदर्भ के अनुसार आ जाए कहीं किसी भी ऑप्शन में तो आपका ये पॉजिटिव होता है और सबसे बेहतरीन उत्तर आपका यही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर कि संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। एकांकी का पाठ में यदि एकांकी का आप पाठ करोगे, कहाँ पे बला घात है, कहाँ पे स्वरा घात है, कहाँ पे तेजी से बोलना है, कहाँ पे धीलो से बोलना है, तो आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है। आपको मौन पठन करना है। तो कि पहला ऑप्शन बोल रहा है कि मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय होते हैं। यदि आप मौन पठन करोगे, आप अपने मन में पढ़ोगे तो आपका ये जो नेत्र होता है और आपका जो माइंड होता है, दिमाग होता है, क्या अक्रिय होता है। अक्रिय आपको नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नहीं। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग् यंत्रों मतलब जो बोली जाता है पर जोर नहीं पड़ता है। आपको उसमें बोलते नहीं हो, सिर्फ आप मौन अपने अपने मन में पढ़ते रहते हो। ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, आपको नहीं पूछा है क्योंकि आपको गलत पूछा है। क्या पूछा है डियर, आपको गलत पूछा है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि मौन वाचन अवकाश और सदुपयोग करता है। आपको उसका थोड़ा सा हाँ कोई जान भी नहीं पाएगा, आप पढ़ रहे हो नहीं, और उसका समय का उपयोग भी होता है क्योंकि आप कहीं भी बैठ के कहीं भी कुछ आराम से पढ़ते रहते हो, उसमें क्या जरूरत पड़ती है किसी। ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित्त होकर ध्यान केंद्रित कर पढ़ता है। यदि आप मौन पठन करोगे, जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसको एकाग्रचित करने की जरूरत पड़ती है और क्या होता है वो ध्यान उसी पर केंद्रित करता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन आपको मन मस्तिष्क अक्रिय नहीं सक्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं डियर, यहाँ पे यदि सक्रिय होता तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता। अक्रिय नहीं होता है, वो जो मन मस्तिष्क होता है वो सक्रिय होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमसे पूछा नहीं है, हमारा आंसर नंबर पहला ही सही हो जाएगा क्योंकि अक्रिय की जगह सक्रिय रहेगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ये बाकी सारे इसके मौन पठन के बारे में सभी सही कथन है, आपका कथन नंबर पहला ही गलत है, तो इसलिए आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के लिए, निपुण यानी दक्ष होने के लिए होने के बाद स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव, वही कहीं कहाँ पे ज़्यादा स्वर लेना है, कहाँ पे कम करना है, वही के अनुसार छात्र किस कथन को समझ सकता है? उतार के क्या आप किसके माध्यम से, या श्रवण सुन करके, सुनने के कौशल से, पठन के, भाषण के, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका वही श्रवण। यदि वहाँ पे निपुण होगे तो आप यदि देखो स्वराघात, उतार चढ़ाव अनुसार किसी को समझ कैसे समझोगे? यदि देखो जैसे आप कोई देखो आप इंडियन आइडल देखते हो या कोई देखते हो, जो उसमें जज रहते हैं नेहा कक्कड़, विशाल और वो अब जो बैठे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सुन कर ही उसको क्या करते हैं, जज करते हैं कि नहीं कहाँ पे वो कोई जो बालक है, मतलब जो कोई कंटेस्टर है वो गा रहा है, कहाँ पे उसकी स्वराघात ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, कहाँ पे अच्छा स्वर लगाया है, कहाँ पे नहीं लगाया है, तो उसी को तो वो सुनकर ही तो करते हैं ना। तो श्रवण कौशल के ही द्वारा उसको क्या किया जाता है, समझा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। श्रवण कौशल के माध्यम से आप उसे क्या करते हो, उतार चढ़ाव को समझ सकते हो, यदि आप उसको सुन करके, समझ करके, इसी से क्या करते हो, शुरू करो। आप उसको पढ़ तो सही ना, तो भाषण देकर ऐसा हो गया ही नहीं, तो इसमें कोई नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मंदिरा कोई स्टूडेंट है, पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलती है वो? कोई कक्षा 1 में पढ़ती है और वो बोलती है कि मुझे जो आम है वो बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। अब मंदिरा क्या कर रही है? वो वाक्य बोल रही है, सेंटेंस बोल रही है। अब क्या बोल रही है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या बोलता है? आम बहुत अच्छा लगता है। और आगे बोल रहे हैं मैं थक गई हूँ। आदि वाक्य प्रयोग करे। जो मंदिरा है वो क्या कर रही है? वो लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। वो क्या बोलती है कि वो लिंग और काल वचन, लिंग, वचन का, क्रिया का, वो सर्वनाम का प्रयोग करना जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है केवल। जैसे ही केवल देखो आप गलत काट दो, इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी और डी, अच्छा डी में भी केवल है। क्या है? डी में भी केवल है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर और कोई बचा ही नहीं, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? आपका वो प्रयोग करना जानती है। मुझे कहाँ, ये सर्वनाम ही है, मैं, ये भी सर्वनाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भाषा के व्याकरण की समझ को, भाषा के व्याकरण की समझ को आप कैसे कर सकते हो? केवल लघुत्तर, आपको जहाँ पे केवल आ जाए उसमें आप 99.999% का 100% उसको गलत ही काट दो। क्या है? गलत ही काट दो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि आपको व्याकरण की समझ पैदा करना है, भाषा के व्याकरण की। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। कोई आप निबंधात्मक प्रश्न दे दो, इतने बड़े बड़े निबंध है, उसके माध्यम से आपको क्या व्याकरण की समझ विकसित हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है संदर्भ के पूर्वक प्रश्नों को माध्यम से आका, कि उसमें संदर्भ, उसके संदर्भ की, यदि ये पैराग्राफ है तो इसके संदर्भ के अनुसार ही हमें व्याकरण का अर्थ निकालना है, इसी शब्द का अर्थ निकालना है। तो आपका केवल ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बचा। केवल निबंध के माध्यम से नहीं कर सकते हो आप, ये संदर्भगत प्रश्न हो जाए, संदर्भ के अनुसार हो जाए, तो आपका वो आंसर सबसे बेटर हो जाता है। कि संदर्भ के अनुसार, संदर्भ मतलब होता है यदि आपका संदर्भ, जैसे ये प्रश्न दिया है तो इसी के, यदि आपका ये पैसेज दिया है, कोई पैसेज दिया है, तो इसी पैसेज के आधार पे, इसी पैसेज यानी इसी संदर्भ के अनुसार आपको आंसर चुनना है। इसी पैसेज के संदर्भ के अनुसार आपको आंसर चुनना, कहीं अदर से आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं लगाना है, एक्स्ट्रापोलेशन आपको नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा संदर्भ में। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो बोलते हैं ना भाषा, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को भाषा सिखाई जाए, तो भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। क्या भाषा शिक्षक को क्या बोलते हैं कि उसको मेहनत कम करना पड़ता है? ऐसा कुछ बात ही नहीं है। खेल भाषा को विस्तार देती है। ऑप्शन, खेल में आनंद, केवल आनंद के लिए नहीं खेला जाता है।
खेल में शारीरिक और क्या शारीरिक विकास होता है? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि नहीं, खेल में शारीरिक मानसिक सब विकास होता है, उसका चहुमुखी विकास होता है। बच्चे का क्या होता है, खेल के माध्यम से बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। कैसा होता है? चहुमुखी विकास होता है। क्या होता है? चहुमुखी विकास होता है। क्या होता है डियर? चहुमुखी विकास होता है। और जो खेल है वो भाषा को ज़्यादा विस्तार देती है, भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? आपका बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आनंद नहीं होता है, बच्चों क्या हो उसमें श्रम की टीचर्स को जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इसमें शारीरिक विकास नहीं, इसमें मानसिक विकास भी होता है, उसके भाषा का भी विकास होता है, उसका बल्कि चहुमुखी विकास होता है बच्चे का। तो आपका ये जो खेल है वो बच्चे को क्या करते हैं, भाषा को और अधिक विस्तार देती है और ज़्यादा सिखाने की कोशिश करती है, प्रयास करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। जो आगमन विधि होता है, आपको थोड़ा सा आगमन और निगमन विधि हम बता देते हैं तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में और समझ में आ जाएगा। जो आगमन विधि होता है डियर, आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या होते हैं? पहले क्या होता है? पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद नियम। पहले आगमन में पहले उदाहरण क्या होते हैं? उदाहरण, उसके बाद नियम। और जो निगमन विधि होता है, क्या होता है डियर? निगमन विधि, उसमें पहले नियम बताया जाता है। क्या बताया जाता है? पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। जो आगमन विधि होता है ये प्राथमिक लेवल पे होता है। किस पे होता है डियर? ये प्राथमिक लेवल पे होता है। ये जो आगमन विधि होता है वो प्राथमिक लेवल पर होता है। किसमें? प्राथमिक लेवल पे, और ये माध्यमिक लेवल पे होता है। तो ये बोल रहा है, यही तो आगमन विधि के बारे में पूछ रहा है। किसी के बारे में? आगमन विधि के बारे में बोल रहा है। तो आगमन विधि पहले नियम बताता है? बिल्कुल नहीं, पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा कि जो आगमन विधि होता है पहले उसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो जो बच्चे होते हैं ये प्रारंभिक स्तर पर, और ये किस पे होता है? ये आपको प्रारंभिक स्तर पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यदि आप पहले बच्चे को यदि उदाहरण नहीं दोगे, बच्चे को बोल दो पहले नियम बता दोगे, बोल दो a² + b² = 2ab, यदि बच्चे आप कल्पना करो तो बच्चा वैसा कल्पना नहीं कर पाएगा, पहले नियम को नहीं समझ पाएगा। बच्चों को पहले छोटे छोटे उदाहरण दो, तालाब का, नदियाँ का, पेड़ पौधों को उसको उदाहरण दो, तो उसके बाद उसको नियम बता दो, तो फिर वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रहण कर सकता है, उसको समझ ज़्यादा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा कि पहले वो उदाहरण प्रस्तुत करता है। और जो निगमन विधि होता है उसमें पहले नियम बताया जाता है। क्या होता है? पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उसको उदाहरण बताया जाता है। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर के लिए है, क्योंकि बच्चे तब तक उसकी समझ थोड़ा सा और विकसित हो जाती है और वो नियम को और कल्पनाओं को थोड़ा सा करने में सक्षम हो जाता है। फिर वो नियम को अपने साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 है आपके स्क्रीन के ऊपर, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन। जो भाषा के खेल होते हैं वो आयोजन किस लिए किया जाता है? मुख्यतः क्या होता है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लगता है कि नहीं, बच्चे हाँ आराम से सीख जाएंगे। ये आकलन का काम करता है। ये क्या है? ये जो खेल का आयोजन क्या है, क्या आकलन करता है, रोचकता और जोश लाता है, उसमें इंटरेस्ट आता है और बच्चे में और जोश पैदा करता है। क्या अध्यापक के काम को और सरल बना देता है। जो भाषा की कक्षा में भाषाई खेल होता है, भाषा के माध्यम से जो खेल होते हैं उसको क्या किस लिए होता है? जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसकी जो क्रियाकलाप उसको और थोड़ा सा स्वाभाविक बना देता है और सा सरल बना देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? कि भाषा के जो प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है उसको स्वाभाविक बना देता है, सरल बना देता है और बच्चे अच्छे से आत्मसात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। अभाव यानी कमी के कारण हम पढ़ नहीं सकते हैं। आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ नहीं सकते हैं। क्या डियर, पढ़ नहीं सकते हैं। तो क्या लिपि के परिचय से, यदि आपका लिपि का परिचय नहीं रहेगा तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 12 खड़ी के परिचय से। ऑप्शन नंबर वर्णमाला की क्रमबद्धता। ऑप्शन नंबर संयुक्ता अक्षरों की, जो वर्णमाला की जो क्रमबद्धता होती है कि क ख ग घ अंग ऐसे है, या संयुक्त अक्षर, जो संयुक्त अक्षर होते हैं, कितने होते हैं संयुक्त अक्षर? 4 होते हैं। कितने होते हैं? छ त्र ज्ञ और स्र से श्री ग्रंथाय वाला क्या होते हैं? छ हो गया संयुक्त अक्षर, छ हो गया, त्र हो गया और ज्ञ हो गया और श्री ग्रंथाय वाला एक ये हो गया। ये 4 संयुक्त अक्षर हैं। क्या है डियर? ये संयुक्त अक्षर हैं। ठीक है, तो एक क्या बोल रहा है, किसके अभाव में हम क्या करते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या बोल हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का, यदि आपको लिपि का, यदि आपको देवनागरी लिपि के बारे में ही नहीं मालूम है, क्योंकि जो लिपि होती है उसका यदि अभाव रहे, कमी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, अभाव में किसके अभाव में हम पढ़ते, यदि आपको लिपि का ही नहीं ज्ञान रहेगा, यदि आपको जैसे लिपि कि ये कौन सी लिपि में लिखा है, यदि इसके बारे में आप जैसे जानकारी नहीं रहेगी, यदि आपको ये देवनागरी लिपि में लिखी है, जब जैसे ही आपको लिपि के बारे में ही अभाव रहेगा, पता नहीं रहेगा, तो आप कैसे पढ़ पाओगे? पढ़ ही नहीं पाओगे। तो आपका लिपि का जो, यदि आपको लिपि का परिचय नहीं रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आपका ऑप्शन नंबर, क्योंकि लिपि के अंतर्गत यही सारे शब्द सारे के सारे ऑप्शन इसमें समा जाएंगे, क्योंकि लिपि के अंदर ये सब समा जाएंगे। जैसे आप परिवार बोलो तो परिवार, यदि परिवार किस में आता है? परिवार। यदि समाज रहेगा तो परिवार से बेहतर समाज ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि जो परिवार है वो समाज का हिस्सा ही है। तो जो समाज होता है वो परिवार में आ जाता है, क्योंकि जो परिवार होता है वो समाज के अंतर्गत आता है। इसलिए जो ये बाकी 12 खड़ी हैं, वर्णमाला की क्रमबद्धता है और संयुक्त अक्षर पहचान है, ये सब लिपि के अंदर आ जाएगा। तो आपका इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। उसके अभाव में आप पढ़ नहीं सकते हो। आज आपका एक फिर से पद्यांश आ गया, आपका एक बार फिर से पद्यांश आ गया कि नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता। क्या करते हैं? वो झुक नहीं सकते हैं दुनिया से करने को समझौता, और ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता। जो ऊंचे से ऊंचे सपना होता है उसको देखते रहते हैं न्योता कि हमें एक से बढ़कर एक काम है। जब तक आपकी सोच बुलंद नहीं होगी, आपकी सोच यदि बड़ी नहीं होगी तो आपकी सफलता भी नहीं हो पाएगी। यदि आप सोचोगे ही नहीं हमें ये करना है तो आप वो कर ही नहीं सकते हो। और दूर देखती जिनकी पैनी आंखें, भविष्य, पैनी मतलब एकदम शार्क, एकदम तेज आंखें, और भविष्यत का तम मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। क्या होता है डियर? तम मतलब होता है अंधकार। चीर मतलब बहुत समय तक। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, जो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, मतलब अपने काम से काम रखते हैं, किसी से मतलब नहीं करते हैं, वो सीधी रखते हैं उसके लिए। तो ये हो गया आपका पद्यांश। अब चलते हैं पद्यांश आधारित प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 बोल रहा है कि पंक्तियां, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? कि कविता की पंक्तियों के अनुसार कि कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो स्वाभिमानी और साहसी और निर्भीक होते हैं, जो केवल सपनों में, क्या सिर्फ हमें सपने ही देखना है, अरे हम ये अभी 1 महीने सीटेट रह गया, अभी रुक जाओ, 2 दिन बचेगा, 1 हफ्ता बचेगा, हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे और सीटेट पास हो जाएंगे। तो उसके चक्कर में और आपको ऐसे ऐसे टिप्स मिलेंगे कि आप 1 हफ्ते में सीटेट पास करें, आप 1 क्लास 1 मैराथन आपका सीटेट पास। उसके चक्कर में आप न पढ़ें, आप थोड़ा अभी 1 महीने का समय है, आप अभी समय देखो, आपका समय सब निकल जाएगा। जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौते करके शांति फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? तो आपको पता, जो स्वाभिमानी होते हैं, जो साहस होते हैं, जो निर्भीक होते हैं, ये क्या बोल रहे हैं? जो नहीं झुका करते दुनिया के समझौते को। कौन? जो स्वाभिमानी होते हैं, अपने स्वाभिमान की उनको चिंता रहती है, और अपने साहसी होते हैं, उनके अंदर साहस भरा होता है, और निर्भीक जो किसी से डरते नहीं है, वो क्या होते हैं? वो कविता उसी के पक्ष में, उसी के बारे में तो कही गई है, वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। जो केवल सोचते हैं, जो उजाला फैलाते नहीं, जो समझौता करके शांति फैलाते, ऐसा तो है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर, क्योंकि आपको पद्यांश के आधार पर चुनना है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पद्यांश का है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। जो मनुष्य की दृष्टि होनी चाहिए अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली, या दूरदर्शिता से लैस मतलब उससे कम, मतलब दूरदर्शिता को आगे इसको देख नहीं सकते, और भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होना चाहिए, दूरदर्शिता से लैस मतलब दूरदर्शिता को देखने वाला, आगे हमारे भविष्य में कैसा होगा, क्या होगा, यदि हम अच्छा पढ़ाई करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो अच्छी सी शादी होगी, फिर बाल बच्चे होंगे, जो भी होगा तो आगे। तो दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। व्यक्ति की आंखें, दृष्टि मतलब आंखें कैसी होनी चाहिए, वो दूरदर्शिता में देखनी चाहिए। ठीक है, आगे दूरदर्शिता में देखनी चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का क्या भाव है। जब यार आप ऊंचे से ऊंचे क्या करते हैं, सपना देखते हो और उसको निमंत्रण देते हैं, नहीं मैं ये करके दिखाना है, मैं ये करना है, तो क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला बोल रहा है ऊंचे से सपनों को आमंत्रित करना, क्या इसका भाव यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करना। यदि आप स्वप्न देख रहे हो तो उन्हें साकार करने का प्रयास भी करना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सपने देखते रहे, हम ये करेंगे वो करेंगे और उसके लिए आप कोई कदम ही नहीं उठा रहे हैं, क्या है। और स्वप्नशील रहना, सिर्फ आप स्वप्न देखते रहना, सपनों को सिर्फ आमंत्रित, क्या सपनों को सिर्फ आमंत्रित करना। तो आपका 25 का आपको देखने से ही लग रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा कि आप ऊंचे ऊंचे से उच्च कोटि के सपने देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। ऐसा नहीं सिर्फ आप सपना देखते रहो, उन्हें देखने का कोशिश करना, प्रयास करते रहना। उसको ये सीटेट आपको पास करना है, केवीएस में नौकरी लेना है और अंतिम जगह दूसरी जगह नौकरी लेना है, तो आपको उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 26 का है, ये व्याकरणिक प्रश्न है, इसलिए हम इस पे पद्यांश पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो चलते हैं तम। तम किसका पर्यायवाची है, क्या यामिनी का है, रात का है, अंधकार का है, निशाय का है। हमने अभी आपको पहले बताया तम किसका पर्यायवाची है। तम का अर्थ है यामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची है। किसका है डियर, ये बिजली का पर्यायवाची है। किसका है, ये अंधकार का है। निशा रात्रि का पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची है। रात का भी रात्रि होता है, यही हो जाएगा। तो किसका है ये तम, मतलब क्या होता है, तम का अर्थ होता है अंधकार। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि नहीं झुका करते जो दुनिया को, अभी आपका गद्यांश ही है, पंक्ति में किसके सामने झुकने की बात कही गई है। क्या विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या विषम परिस्थितियों और क्या बोल रहा है, नहीं झुका करते जो दुनिया से, जो दुनिया से नहीं झुकते हैं। यदि आपकी विषम परिस्थिति, क्योंकि जो परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी आपकी विषम परिस्थितियां होती हैं, यदि दुख है वो आपका सुख अवश्य आएगा, क्योंकि दुख होता है कुछ दिनों के लिए होता है। यदि आपकी कितने भी आपकी परिस्थिति यदि आपके अनुकूल नहीं है तो एक न दिन वो जरूर सही होगी। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपका वो न्याय भी आपके साथ होगा। तो वो जो झुकते नहीं है अन्याय का और विषम परिस्थिति के सामने, उसके बारे में ये बात कही गई है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा कि वही नहीं झुकते हैं। कौन कौन, विषम या कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपको अडिग रहना है, परिस्थितियां धीरे धीरे क्या होती हैं, सही हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, आपका पहला ही सही हो जाएगा। आपको छोटी मोटी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या है, सीधी रीढ़ का आशय क्या है कि आत्मनिर्भर होना, सीधी बात करना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, अभिमानी यानी घमंडी होना, घमंड करना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है आत्मनिर्भर, मतलब जो मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर, क्या वो होगा। ये स्वाभिमानी, अपने स्वावलंबी होना, हम किसी की स्वाभिमान, हमारा भी स्वाभिमान है, हमारा भी इज्जत है। आपका ऑप्शन नंबर सीधी रीढ़ का होता है कि हमारा स्वाभिमान होना और स्वाभिमानी, स्वावलंबी होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। आत्मनिर्भर तो यहाँ कोई बात है नहीं, सीधी बात कहना ऐसी नहीं, अभिमानी घमंडी होना ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर
29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, आप लोग जरा कमेंट वमेंट करते नहीं, आप लोग कमेंट वमेंट क्या कर रहे हैं? कि व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता। आपको नहीं देखना है उसका क्या उद्देश्य नहीं होता है, कि छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, जो वहाँ का भाषिक संरचना है उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके। व्याकरण का मतलब ही होता है कि वो क्या करे, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा है, शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लिखना, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को व्याकरण कहते हैं। तो ये भी आप ऑप्शन सही हो रहा है। छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके, सिर्फ क्या करे, शुद्ध लेखन कर सके, और छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं पूछा है क्वेश्चन नंबर 29 का, वो सिर्फ लेखन की क्षमता उनको नहीं, उसके साथ साथ बोल भी सके, पढ़ भी सके, उच्चारण भी कर सके, तो आपका नहीं पूछा है। तो सिर्फ केवल नेगेटिव शब्द है ही, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाए। ताकि केवल वो सिर्फ उनके उद्देश्य, ग्रामर का उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चे सिर्फ उसमें लेखन की क्षमता का है शुद्ध विकास हो सके, उसके साथ साथ उसके बोलना, पढ़ना, उच्चारण करना, उसका भी विकास होना चाहिए, उसका भी उद्देश्य होना चाहिए। यदि व्याकरण आपको, व्याकरण का मतलब ही होता है कि शुद्ध बोलना, लिखना, उच्चारण करना, किसी को क्या बोलते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं, जिसका ज्ञान में प्रदान होता है उसी को व्याकरण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, आपका सी फॉर कैलिफोर्निया। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का क्या प्रयोग होता है। जैसे आप कोई मुहावरे बोलते हो, लोकोक्ति, अध जल गगरी छलकत जाए, ऊँट के मुंह में जीरा डाल, नव नगर न देर उदार, ये सब आप किस लिए प्रयोग करते हो? ये क्या व्याकरण होता है उसका प्रमुख हिस्सा है क्या लोकोक्ति और मुहावरा? जो लोकोक्ति और मुहावरा होता है वो क्या इसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण, कि हिंदी भाषा शिक्षण में हम लोकोक्ति और मुहावरे को बोलें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भाषिक अभिव्यक्ति को और प्रभावी, कि जो भाषा होता है उसका जो अभिव्यक्त होता है, अपने विचारों का अभिव्यक्त करते हैं, भाषा को अभिव्यक्त करते हैं, किसी के सामने व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसको और प्रभावी ढंग से और उसको प्रभावी बना सकते, कहने में थोड़ा सा बोलने में और गहराई आ सके, उसको प्रभावी बनाने के लिए हम लोकोक्ति और मुहावरे का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और केवल गद्य होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा, कि जो भी मुहावरा और लोकोक्ति हम प्रयोग करते हैं ताकि हमारी जो भाषा है वो कहने की जो अभिव्यक्ति की भावना है वो और प्रभावी तरीका बन जाए और गहराई से लोग समझे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई सही हो जाएगा। चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं? ध्वनि, व्याकरण के माध्यम से क्या ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, सिर्फ जो ध्वनि होता है क्या उसका शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं? विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग करते हैं, क्या जो विराम चिन्ह होते हैं, कहाँ अल्प विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ पे योजक चिन्ह है, ऐसे ऐसे का करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, जो भाषा होता है उसको लिखना और मौखिक रूप से जो बोलते हैं उसका शुद्ध प्रयोग, और ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर, मतलब छोटी छोटी जो सूक्ष्म अंतर होती है क्या उसको सीखना। आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो जाएगा कि सिर्फ ध्वनियों का क्या करते हैं, सिर्फ ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। और बी कह रहा है विराम चिन्हों का, सिर्फ विराम चिन्हों का भी प्रयोग नहीं करते हैं। भाषा का लिखित एवं मौखिक, आप यदि क्या बोलते हैं व्याकरण के माध्यम से यदि आप लिख भी रहे हो, बोल भी रहे हो, क्या कर रहे हो, लिख भी रहे हो, बोल भी रहे हो, बोल भी, लिखना, बोलना, पढ़ना, उच्चारण करना, सब आपके यदि शुद्ध प्रयोग करना सीख रहे हो तो वही क्या होता है, व्याकरण होता है। इसमें ध्वनियों, सिर्फ ध्वनियों में नहीं, आप भाषा को लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना सीख रहे हो तो वही व्याकरण होता है। व्याकरण की डिफिनेशन ही होती है जिसके माध्यम से शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं, उसी को व्याकरण कहा जाता है। तो इसमें लिखित भी आ गया और मौखिक यानी बोलना भी आ गया, तो और शुद्ध प्रयोग करना, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी बार सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, आपका सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी फॉर कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 32,
भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। यदि आप भाषा के शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए व्याकरण पढ़ाते समय? मेन चीज़ आपको व्याकरण पढ़ाते समय आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बच्चों को व्याकरण नियमों से, जो व्याकरण में नियम है उनको अवगत कराना, उनको जानना पहचानना कि ये नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बच्चों को भाषिक संरचनाओं से, जो भाषिक उसकी भाषा की संरचना है उसको अवगत कराना। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, कि वाक्य रचना के नियम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसको बताना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भाषा को शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, कि आप सिर्फ भाषा को शुद्ध प्रयोग ही कर सकते हो, क्या ऐसा सिखाना है। तो आपका क्या बोल रहा है कि जो भाषा, बच्चों की जो भाषिक संरचना होती है, बच्चे कैसे प्रयोग में लाते हैं, कैसे बोलते हैं, उसकी संरचनाओं को अवगत कराना, भाषा की क्या संरचना होती है उसको अवगत कराना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। क्या डियर? आपका बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। सिर्फ उसको वाक्य का नियम नहीं बता सकते हैं आप, सिर्फ उसको भाषा का सिर्फ शुद्ध प्रयोग भी नहीं करना है, और आपको सिर्फ व्याकरणिक उसके सिर्फ नियम बता दो, ऐसा भी नहीं सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसकी संरचना को अवगत कराना, उसको पहचान करना, उसको बताना। अब निगमन विधि क्या है? क्या है डियर? निगमन विधि क्या होती है? जो निगमन विधि होती है, हम पहले ही बता दें, निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है। नियम से उदाहरण की तरफ नियम से उदाहरण की तरफ जाया जाता है। ठीक है। और जो आगमन विधि होता है, क्या होता है डियर? जो आगमन विधि होता है इसमें उदाहरण से नियम की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ। ठीक है। और जो आपका थोड़ा सा इसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो ये होता है निगमन विधि, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर, किस पे? उच्च प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा उपयोगी होता है। और जो आगमन विधि होता है ये प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी होता है। किस पे होता है डियर? प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? निगमन विधि क्या है? नियम बताकर उदाहरण देना, उदाहरण बताकर नहीं, भाषा अनुकरण की। आपको सिर्फ इसमें निगमन विधि के बारे में, बिना उदाहरण नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा कि नियम बताकर उदाहरण देना, नियम से उदाहरण की तरफ जाना, तो आपका निगमन विधि हो जाता है। क्या हो जाता है डियर? आपका निगमन विधि हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहुभाषिकता, जो कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करते हैं, वो क्या होती है? तो जो बहुभाषिकता होती है, क्योंकि बहुभाषिकता कक्षा में अलग अलग पृष्ठभूमि से अलग अलग बच्चे होते हैं। कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है, और कोई पंजाबी बोलता है, तो कोई भोजपुरी बोलता है। तो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। तो वही बहुभाषिकता क्या होती है? एक से ज़्यादा भाषाओं, दो या दो से अधिक भाषाओं को जो प्रयोग में लाया जाता है उसे बहुभाषिकता बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। ये बाधा तो है नहीं बहुभाषिकता। आपका ऑप्शन नंबर पहले। बच्चों को अस्मिता का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है कि बच्चे की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्या तो उत्पन्न करती ही नहीं है, और एक अत्यंत जटिल चुनौती है। ये चुनौती तो जटिल चुनौती नहीं है, जिसका संभव नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये ही। तो अस्मिता, बच्चे एक भाषा के माध्यम से, बहुभाषिकता होती है जो अलग अलग पृष्ठभूमि से रहते हैं, तो उसके अस्मिता यानी उसके अनेक प्रकार के गुणों को विकसित करती है, उसमें बोलने की क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होती। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। उसको अस्मिता का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या रही है? कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। क्या बोल रहा है? कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? कि बच्चे का लक्ष्य भाषा, जो लक्ष्य भाषा होती है, जैसे यदि आप हिंदी भाषित क्षेत्र से है, यदि आप हिंदी का प्रयोग कर रहे हो, उसके साथ साथ जो अगली भाषा आप सीखोगे उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। ठीक है। हतोत्साहित करती है, हतोत्साहित तो करती नहीं, आपका ऑप्शन ऐसे ही बोल रहा है। शिक्षक के लिए जटिल और कठोर चुनौती हो ही नहीं सकती है।
और भाषा शिक्षण में बाधक है। जब बाधक नहीं होगा तो आपका ये संसाधन के रूप में प्रयोग होती है। किसके रूप में होती है डियर? ये संसाधन के रूप में होती है। तो आपका ऑप्शन, अगर यदि आपका पहले से ऑप्शन कटता चला आ रहा है, एलिमिनेट मेथड हो सकता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा, तो आपका ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिक 4th हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा आ गया आपका एक और पद्यांश। क्या आ गया भैया? एक और पद्यांश आ गया। अब क्या बोल रहा है? आंसू से भाग्य पसीजा, आंसू से भाग्य पसीजा, जो लोग रोते रहते हैं, हे मित्र इस जग में, इस कहाँ इस जग में। यदि आपका कोई भाग्य रोने से बदल जाए, ऐसा संभव है? नहीं। आपका भाग्य बदलता है आपके कर्म से, आपके मेहनत से, आपके परिश्रम से। नित्य यहाँ शक्ति मतलब प्रत्येक, शक्ति के आगे दीपक जलते मग मग में, रास्ते रास्ते में। कुछ तनिक ध्यान से सोचो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, धरती किसकी हो पाई है? ये धरती किसी की है? यहाँ पे लोग आते हैं, ये मेरा है मेरा है, एक दिन बाद मर जाते हैं, सब यहीं का यहीं रह जाता है, कोई किसी का नहीं रह जाता है। आप मरोगे तो 2 घंटे बाद आपको बिस्तर से नीचे लिटा देते हैं। यहाँ तक आप खूब बढ़िया मकान मस्जिद मकान घर द्वार खेती बाड़ी बनाए रहोगे, खूब बढ़िया ज़मीन जायदाद बनाए रहोगे, बट आप मरने के बाद 2 घंटे बाद आपको नीचे उतार देते हैं। सोचो यही सत्य है, ये किसी की नहीं हो पाई है। बोलो युग युग तक किसने किसकी विरुदावली गाई है? विरुदावली उसकी गाथा गाई है। मधुमास मधुर, मधुमास बोलते हैं बसंत ऋतु को। किसको बोलते हैं? मधुमास बसंत ऋतु को बोलते हैं। मधुर रुचिकर है, मधुर और रुचिकर होता है, पर पतझर भी आता है, और बसंत ऋतु में पतझर जो पत्ते गिराते हैं। जग रंग मंच का अभिनय जो आता सो जाता है, और ये जो जग है, संसार है, रंग मंच का अभिनय है। यदि यहाँ पे जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही एक सत्य है कि मृत्यु ही निश्चित है। सचमुच वही जीवित है जिसमें कुछ बल विक्रम है, जिसके पास कोई बल है विक्रम है। पल पल घुड़दौड़, यहाँ ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है। ये भाग दौड़ भी लोग तो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बल और पौरुष का संगम है, ये बल और किसका? पौरुष का यहाँ पे संगम है। दुर्बल को सहज मिटाकर चुपचाप समय खा जाता है वीरों के ही गीतों को। और जो चुपचाप समय खा जाता है वीरों को गीतों को, अब इतिहास सदा दोहराता है। जो इतिहास होता है सदा दोहराता है। फिर क्या विषाद यानी दुख, क्या दुख है, भय है, चिंता है, जो होगा सब सह लेंगे परिवर्तन की लहरों में, जैसे होगा बह लेंगे। मतलब जितना भी होगा, दुख आएगा, दर्द आएगा, सब धीरे धीरे सह लेंगे और परिवर्तन की लहरों में। ये चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन क्या है? संसार का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये एक न एक दिन ये हर समय कुछ न कुछ परिवर्तित होता रहता है। तो ये आपका पद्यांश था। अब इस पे आधारित आपका प्रश्न है। आपका क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, आंसू से भाग्य पसीजा है मित्र, कहाँ इस जग में से क्या आशय है? क्या कभी जो हमारे आंसू होते हैं, यदि आपका भाग्य, आप रोते धोते रहो, कर्म न करो, क्या आपका भाग्य बदल जाएगा? कि नहीं, अरे हम रो रहे हैं, हमारे भाग्य में बहुत पैसा आ जाए, बहुत पैसा होगा, नहीं आएगा। अरे हमारे पास गरीबी है, आप रोते धोते रहो। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तो क्या इसका आशय क्या है? रोने धोने से कुछ नहीं होता है। रोने धोने से सब लोग पसीज जाते हैं। क्या रोने धोने से लोग पसीज जाते हैं? नहीं। रोने धोने से भाग्य नहीं बनता। क्या होता है? रोने धोने से भाग्य नहीं बनता है। और ऑप्शन नंबर, रोने धोने से भाग्य भी रोता है नहीं। रोने धोने से भाग्य नहीं बनता है, आपका कर्म करने से भाग्य बनता है। तो रोने धोने से भाग्य नहीं बनता है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि उपरोक्त पद्यांश में लोग किसकी आराधना करते हैं? किसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं? जो समर्थ लोग होते हैं क्या उनकी, करुणावान लोगों की, या दुर्बलों की, या दीन दुखियों की? जो समर्थ होते हैं, गद्यांश के आधार से, करुणावान नहीं, जो समर्थ होते हैं, जिसके अंदर सब कुछ करने की समर्थ होती है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मतलब जो बोलते हैं समर्थ, मैं ये भी कर सकता हूँ। यदि हमारे अंदर साहस है तो हम सीटेट एक बार में ही निकाल सकते हैं, पहली बार में ही क्या करते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके अंदर यदि सामर्थ्य है तो लोग उसी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 38 बोल रहा है कि पल पल घुड़दौड़ यहाँ है का क्या आशय है? ये जिंदगी जो
घोड़ दौड़ मतलब यहाँ पर भाग दौड़ भरी जिंदगी है, घोड़े की तरह दौड़ रहे हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, इतना थक रहे हो, फिर भी आदमी क्या करे, कुछ कभी रुकता नहीं है, भागता रहता है। हर पल बल पौरुष की होड़ है, यहाँ पे हर पल जो बल और पौरुष की होड़ लगी है। यहाँ सदा नीचा दिखाने की होड़ है। ऑप्शन नंबर, यहाँ हमेशा घोड़ों की दौड़ चलती है, यहाँ हमेशा भाग दौड़ मची रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा भाग दौड़ मची रहती है, आदमी कभी इधर से उधर, उधर से इधर सही जाता रहता है, हर समय भाग दौड़ मची रहती है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि उपरोक्त कविता से क्या प्रेरणा, जो हमें उपरोक्त कविता है वो हमें क्या प्रेरणा देती है, क्या प्रेरणा देती है। वीर बनो, गतिशील बनो, करुणावान बनो, चिंताशील बनो। क्या आप हर समय चिंता करते रहो, किसी पे करुणा करो, नहीं, आपको गतिशील बनना है। आपको क्या करना है, गतिशील बनता है, हर समय निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, आपको गतिशील बनना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका आ गया विषाद किसका पर्यायवाची है। आपको पता है, अभी हमने बताया किसका विषाद किसका पर्यायवाची है। आपका ये तो जय का है, यानी हार का जीत है, ये दुख है। किसका विषाद किसका है, दुख का है। किसका पर्यायवाची है, दुख। विषाद का मतलब होता है दुख। क्या होता है, विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख, कष्ट, दुख, कष्ट, 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 ये सब इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था कष्ट। हाँ, मधुमास किस ऋतु को कहा जाता है। अभी आपको हमने बताया मधुमास में, जब बोला ना मधुमास में पत्ते भी गिरते हैं, तो पत्ते आपको आपके गद्यांश यदि आपने पढ़ा होगा तो ध्यान दे दिया होगा। तो पत्ते कब गिरते हैं, बसंत ऋतु में गिरते हैं। तो बसंत ऋतु को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मधुमास बोलते हैं। बसंत ऋतु को भी क्या बोलते हैं, मधुमास बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, मधुमास बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया। अब आपका फिर से आ गया आपका एक शिक्षण शास्त्र। क्या बोल रहा है कि कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका या कोई कक्षा में भाषा के अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है। इसके पीछे उसका क्या, जो चलचित्र होते हैं वो क्या, ऐसा क्या कह रही है, उसका उद्देश्य क्या है कि अध्यापिका वो विद्यार्थियों को पढ़ाते समय क्यों चलचित्र उपयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत कर रही है, जो उसके तथ्य हैं वो रोचकता के साथ प्रस्तुत कर रही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना या दिखाना, कि विद्यार्थियों को नहीं, विद्यार्थियों को हम चलचित्र दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना, कि उसके विषय में बता दो। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो आपको क्या सिर्फ उसको चलचित्र दिखा रही है, नहीं, सिर्फ उसको चलचित्र के विषय में बता रही है, उपरोक्त तो सभी तो होगा नहीं, क्योंकि विद्यार्थियों के प्रति जो तथ्य हैं, यदि बच्चों को आप चलचित्र दिखाओगे, कोई साहित्य दिखाओगे, बाल साहित्य दिखाओगे, यदि आप कोई उसको ले जाके यदि रोल प्ले करवाओगे तो बच्चों उसको देख करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। यदि बच्चों को आप फील्ड ट्रिप पे ले जाओगे तो वो घूमने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, उनको देखने में, सोचने में, समझने में और अच्छा लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर, वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने की और सोचने की ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता का विकास हो सकेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, को रोचकता से के साथ प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्या बोल रहा है, शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ, जो TLM होता है डियर, क्या होता है डियर, जो TLM होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये इसके लाभ क्या है, इससे बच्चों को क्या लाभ होता है। इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बना रहता है। जो पाठ होता है अधिक सरल हो जाता है। यदि बच्चों को आप TLM या टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाओगे तो सरल हो जाता है, इंटरेस्टिंग भी होता है और बच्चों को इंजॉय के साथ भी बन जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, कि हाँ पढ़ने में उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है और वो ज़्यादा अच्छे से प्रस्तुत कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 43 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो क्या बोल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रुचि होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और जो बालकों के पाठ के जो प्रति है वो अधिक रुचि का विकास होता है, बिल्कुल। और इसमें इसके प्रयोग से शिक्षण में जो पढ़ाने की
टेक्निक है उसमें ज़्यादा कुशलता थी बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा डियर? उपर्युक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए, फोर्थ हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसमें सभी के लाभ हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 44 के आगे। क्या शिक्षण सहायक सामग्री, जो टीएलएम के बारे में बता रहा है, अभी क्या बोल रहा है डियर? टीएलएम के बारे में बता रहा है। इसका ये क्या है? ज्ञान को अस्थायित्व, ज्ञान को एकदम अस्थायित्व प्रदान कर देता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि शिक्षण शैली में रोचकता, ये तो हाँ रोचक, थोड़ा सा प्रश्न वही है, थोड़ा सा उसको घुमा के दिया है। और रोचकता उत्पन्न करता है, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करता है। यदि भाषा की संबंधी कोई कठिनाई है तो उसको दूर कर देता है। और उपरोक्त सभी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जो बिल्कुल रोचकता तो बिल्कुल उत्पन्न करती है। अस्थायी, यदि बच्चों को टीएलएम के माध्यम से, टीचिंग लर्निंग के माध्यम से यदि बच्चों को आपको चेयर के बारे में पढ़ानी है, क्या पढ़ानी है डियर? चेयर के बारे में यदि उसको चेयर दिखा दोगे, ये चेयर होती है उसको, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अस्थायित्व प्रदान हो जाएगी। हाँ ये क्या होती है? चेयर होती है। यदि उसको आप फैन के बारे में दिखा रहे हो तो फैन उसको एक बार दिखा दोगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अस्थायित्व प्रदान होगे। और यदि भाषा की जो संबंधी कोई कठिनाई होती है उसको भी वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में दूर कर सकता है। तो आपका इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, सभी सही बातें कह रही है टीएलएम के माध्यम से, टीएलएम के बारे में सही बातें सही हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन वही है, फिर थोड़ा सा घुमा दिया है। शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या होती हैं? विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होती हैं, अध्यापक के लिए तो होती ही नहीं है, दोनों के लिए, या तो आपको शिक्षण प्रक्रिया को जटिल तो बनाती नहीं है। आपको सिर्फ इसमें कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा? क्या सिर्फ देखो जो टीएलएम होता है डियर, सिर्फ अध्यापक, सिर्फ टीचर के ही लिए नहीं, क्या होता है? ये दोनों के लिए सहायक होता है। किसके लिए? दोनों के लिए सहायक होता है। जो टीएलएम होता है हमारा, वो अध्यापक और जो शिक्षार्थी, जो अध्यापक ले कैसे, वो अध्यापक जो लाएगा बच्चों को दिखा करेगा, तो उसके लिए भी तो लाभ होता है। वो बच्चों को और अच्छी तरह से प्रभावी ढंग से उसको समझा पाएगा और बच्चे के जो समझ है उस समझ भी अच्छे से विकसित हो जाएगी और उसके समझने में अस्थायित्व आ जाएगा। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा समझने की समझ विकसित हो सकती है। तो दोनों के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है, दोनों के लिए सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर आज का 46 क्या बोल रहा है? शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। क्या बोल रहा है? इसमें टीएलएम के बारे में पूछा है डियर। क्या बोल रहा है? टीएलएम इसमें नहीं है। जो विज्ञान है क्या ये नहीं है? ये टीएलएम के बारे में पूछा है। विज्ञान है, जो कंप्यूटर है, चित्र है, प्रक्षेपक का मतलब होता है प्रोजेक्टर। क्या होता है? प्रोजेक्टर। ठीक है डियर, क्या होता है? प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर तो आपका कंप्यूटर तो है बिल्कुल टीएलएम है। आप कोई चित्र बना के लाते हो वो भी टीएलएम, प्रोजेक्टर भी है। बट जो विज्ञान है ये तो अलग से सब्जेक्ट है। क्या है? विषय है, ये सब्जेक्ट है। क्या है डियर? ये जो विज्ञान है ये तो अपने आप में सब्जेक्ट है, विषय है। इसको पढ़ाने, विज्ञान को पढ़ाने के लिए आपको टीएलएम की जरूरत पड़ेगी। क्या पढ़ेगी? विज्ञान को। ये तो क्योंकि ये विषय है, अपने में ही विषय है। विषय को पढ़ाने के लिए आपको टीएलएम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगी। तो इसलिए जो ये शिक्षण है, शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी विषय है। तो ये आपका यही आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का पहला, ये विषय है और विज्ञान को पढ़ाने के लिए टीएलएम की जरूरत पड़ती है। ये क्योंकि ये टीएलएम नहीं है, ये अपने आप में विज्ञान आपका सब्जेक्ट है। जो कंप्यूटर है ये टीएलएम है, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। और चित्र है, प्रक्षेपक जो प्रोजेक्टर होता है ये भी टीएलएम के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का क्या, जो रोल प्ले कराते हैं, नाटक कराते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है? क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है? नाटक विधा से, क्या बच्चों को नाटक विधा से परिचित करवाना है? बच्चे नाटक ऐसे होता है। विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत, जो रंगमंच होता है उससे अवगत कराना, या रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं हो जाए।
तो जो रोचकता, बच्चों को इंटरेस्ट के साथ साथ बच्चों को जो विषय वस्तु है कुछ है उसको समझाने की कोशिश करना। यदि कोई रोल प्ले होगा तो उसके माध्यम से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर उसको समझ सकेंगे और समझा सकेंगे। जो टीचर होगा वो समझा सकेगा और इंटरेस्टिंग वे से वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चों को रोचकता के साथ आप विषय वस्तु को समझाना। चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचा है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। जो सुनने वाला होता है श्रव्य शिक्षण सामग्री का, रेडियो, भ्रमण, टेलीफोन, ग्रामोफोन। आपको जो रेडियो है, रेडियो से आप सुन सकते हो। टेलीफोन से जो बात करते हो, पहले हमारा हेलो हाय होता था। ग्रामोफोन भी ये सुनने का ही एक यंत्र होता है। जो आप फील्ड ट्रिप है, ये तो क्या है? फील्ड ट्रिप है, आप भ्रमण कर रहे हो, फील्ड ट्रिप है, बच्चों को दिखा रहे हो, प्रत्यक्ष उनको रूबरू करा रहे हो। तो यह हो जाएगा, आपका ऑप्शन नहीं पूछा है तो आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है तो गलत वाला सही हो जाएगा। भ्रमण थे आपको, क्या ये सुनने का सहायक TLM है? शिक्षण सहायक समझ टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, TLM है? तो नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? आपको भाषा शिक्षण के संबंध में, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है, वो कौन सी सबसे ज़्यादा उपयोगी है? अब पाठ्य पुस्तक क्या करती हैं, थोड़ा सा ये पाठ्य पुस्तकों की क्या उपयोगिता है, वो किस लिए उपयोग में लाई जाती हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मित व्ययी साधन है। किसके लिए? ज्ञान प्राप्त के लिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है। जो आप अर्जित ज्ञान करते हो उसका अस्थायीकरण है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि छात्र व शिक्षक दोनों ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। कि दोनों जो छात्र होते हैं उसके माध्यम से जो शिक्षक होते हैं उसके माध्यम से दोनों। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो क्या बोल रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उसका उपयोग क्यों है, उपयोगिता क्या है? तो ज्ञान प्राप्त के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मित व्ययी मतलब साधन होती है। बिल्कुल सही बात, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है। जो अर्जित ज्ञान करते हैं उसका अस्थायीकरण, आपका ये भी ऑप्शन सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर अस्थायीकरण मतलब वो जो आप कोई ज्ञान अर्जित करते हो उसमें एक बार पढ़ लेते हो और वो आपका स्तंभ स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि छात्र और शिक्षक दोनों के लिए ये क्या होता है, दोनों के लिए ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का, कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है। यदि पुस्तक ही नहीं रहेगा, आपके पाठ्यक्रम ही नहीं रहेगा, आप क्या पढ़ोगे, कैसे निर्धारित कर पाओगे? आपका नंबर ये भी सही रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सही। क्या हो जाएगा डियर? उपरोक्त सही हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका डी हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर अंतिम, एंड ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर अंतिम क्या बोल रहा है? विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। क्या सामूहिक निर्णय में जो विवेचनात्मक शिक्षण होता है जिससे आप विवेचना करते हो, क्या ये एकल निर्माण है, स्वनिर्णय है, या इनमें से कोई नहीं? आपका क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा? जो विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र होता है वो खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण, अनेक दृष्टिकोणों से क्या के माध्यम से क्या होता है, ये समूह का निर्णय करता है। किसके? सामूहिक निर्णय करता है। क्या इसके सामूहिक निर्णय को सरल बनाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ये एकल निर्णय होता नहीं है, स्व सिर्फ अपने आप का निर्णय नहीं करता है। ये जो विवेचनात्मक विवेचना करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो समूह में रह करके करते हैं। इसमें से कोई होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।